सुशासन और देश के चहुमुखी विकास के लिए शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1999 से प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर के सप्ताह को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, जिन्हें सत्यनिष्ठा और नैतिकता के उच्च मानदंडों का प्रतीक माना जाता है। इस साल भी 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं श्री के सुब्रमण्यम जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। और के सुब्रमण्यम जी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी हैं और इनके 30 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह पर बेहद महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, चाहे वो सीवीसी में रह करके नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटजी की रूपरेखा बनाना हो या फिर जन लोकपाल बिल 2011 की ड्राफ्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना हो। इसके अलावा इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 से भी ज़्यादा यूएन एजेंसीज में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इंटरनेशनल एंटी करप्शन एजेंसीज के लिए नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आज हम इनसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं उसी को संदर्भ में रखते हुए हमने एक नई शब्दावली जिसे हम कहते हैं सतर्कता, विजिलेंस जो है उसकी शुरुआत हुई है। तो हम लोग सतर्कता से क्या समझें, इस शब्द का क्या मतलब है और इसके पीछे की जो अवधारणा रही है उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, करप्शन जो है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और सारे संसार में इसके ऊपर एक्शन भी जो लिया जाता है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर प्रोसिक्यूशन होता है, फिर कोर्ट में जाता है, कोर्ट में सज़ा मिलती है और ये पूरा प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा होता है और अनिश्चित होता है, पता नहीं सज़ा मिले ना मिले इतने 20 साल के बाद भी दोषी को। तो इसलिए और सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है करप्शन पनिशमेंट का कि डेटरेंस इफेक्ट, कि डेटरेंस हो कि आदमी दोबारा वो गलती ना करे और उसके लिए ज़रूरी है कि पनिशमेंट जो सज़ा हो वो तुरंत हो, बिना विलंब के हो। इसलिए हमारे स्वाधीनता के तुरंत बाद हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने ये सोचा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, क्रिमिनल एक्शन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी लिया जाए करप्शन के अगेंस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मीन्स करप्शन को एज ए मिसकंडक्ट पनिश करेंगे अंडर द कंडक्ट रूल्स। इसी प्रोसेस का नाम दिया गया है विजिलेंस। और ये इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कानूनी रास्ते से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के रूट में जाएंगे, क्रिमिनल एक्शन लेंगे तो वो बहुत टाइम लेता है। इसलिए प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए हमारे स्वाधीनता के बाद 1950 1950s में ही हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस डिपार्टमेंट का स्थापित किया और फिर 1964 में संथानन कमेटी एक फेमस बना कि कैसे इंडिया के एंटी करप्शन संस्थानों को मजबूत किया जाए। उसके दौरान उसी के रिकमेंडेशन पे बना है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, जो कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था और लेटर 2003 में एक्ट आने के बाद एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। तो ये है विजिलेंस का और ये यूनिक है इंडिया का इसमें पोजीशन, क्योंकि बाकी सब जगह करप्शन ही होता है। ये वर्ड मैं भी जब अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में जाता था लोग पूछते थे विजिलेंस का मतलब, क्योंकि सब जगह एंटी करप्शन होता है, लेकिन ये एक तरह से हमारी एक अनोखी पहल है। भ्रष्टाचार को गुड गवर्नेंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में माना जाता है, जबकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ पैसों की लेन देन होता है। तो आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि जो भ्रष्टाचार से जो हम लोग समझते हैं, तो क्या ये सिर्फ पैसों का लेन देन है या इससे भी ज़्यादा व्यापक इसकी परिभाषा है? क्योंकि इसके असर हैं
वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग इसको सोशियो इकोनॉमिक टर्म्स में अगर देखें तो इसके असर जो है वो काफ़ी व्यापक हैं। तो आप कृपा करके दर्शकों के लिए ये समझाइए कि सिर्फ पैसों का लेन देन भ्रष्टाचार नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार की जो व्याख्या है जो आप बता रहे हैं, सही में वो काफ़ी इवॉल्व होने के बाद अब वो है क्लियर हुई है। UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जो UNCAC जिसको हम बोलते हैं, सन 2003 में जब वो आया, वो एक स्टैंडर्ड आज की डेट में माना जाता है एंटी करप्शन लॉज के लिए और एंटी करप्शन फ्रेमवर्क के लिए। तो उसमें करप्शन की जो व्याख्या है वो खाली पैसों का लेन देन नहीं है, वो कोई भी लाभ पहुंचाना। एक इसमें करप्शन का मेन होता है क्विड प्रो को, लेन देन। कोई किसी को कुछ फ़ायदा देता है, उसके बदले में कोई दूसरा व्यक्ति उसको कुछ देता है। तो ये सिर्फ पैसे भी नहीं हो सकते। एक जो है हो सकता है एक पब्लिक सर्वेंट जो है ठेकेदार को कुछ फ़ायदा पहुंचाए, उसके बदले में, आजकल तो पैसे भी नहीं, आजकल तो और इवॉल्व हो गया, उसके बदले में वो उसका कुछ और इंतज़ाम करे, कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ इंतज़ाम करे। तो इस तरह के गिफ्ट होते हैं या कुछ और सहूलियत। तो सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, जहाँ की आपने बोला कि असर, करप्शन को बहुत लोग सोचते हैं ये एक नैतिक या मॉरल साइंस का इशू है, ये कोई करप्शन एक बुरी बात है, इसको नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। करप्शन हैज़ इकोनॉमिक इफेक्ट्स। इसका इकोनॉमिक सेंस से भी समझना चाहिए, पॉलिटिकल सेंस से समझना चाहिए, क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस से, सोसाइटी, ये सबको नष्ट करता है। इकोनॉमी को इसलिए नष्ट करता है कि करप्शन से इकोनॉमी चलेगी। बिजनेस, अगर बिजनेसमैन करप्शन से अपना काम करेगा तो ये तो वही वाला हो गया कि जिस तालाब से आप पानी पी रहे हो उसी को गंदा कर रहे हो। तो बिज़नेस को का आप जो कॉम्पिटिटिवनेस, जो बिज़नेस के गेम्स हैं, रूल्स ऑफ गेम्स है, जो उसको आप ख़राब करोगे तो ये आप ही को हानि पहुंचाएगा। ये बिज़नेस अच्छे से फल फूल नहीं सकता अगर करप्शन रहेगा तो। इसी तरह पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, करप्शन रहने से इनको भी वीकन करता है। करप्शन इकोनॉमिकली भी ख़राब है और इनइक्वालिटी बढ़ाता है लोगों में। एक स्टडी आई थी 2010 में ट्रेस इंटरनेशनल की, जिसने ये बोला कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो अत्यधिक गरीब लोग हैं, वो अपनी आय का काफ़ी हिस्सा करप्शन में खर्च करते हैं, ब्राइब में खर्च करते हैं, जो कि ज़िंदगी की ज़रूरतमंद चीज़ों को लेने में। तो इस तरह से आप देखें तो करप्शन इसलिए ख़राब है पूरे सिस्टम के लिए क्योंकि इसके सारे इल इफ़ेक्ट्स जो हैं पूरे कैंसर की तरह ये जो है फैले हुए हैं सब। तो इसलिए इसका निवारण ज़रूरी है। ये सिर्फ एक नैतिकता का विषय नहीं है, तो इसको उस संदर्भ में समझना चाहिए। और जैसे आपने बोला कि इसको कैसे हम लोग इसका निरोध कर सकें, इसका कैसा हम लोग एड्रेस कर सकें या कैसे करप्शन को फाइट कर सकें, दो मेन स्ट्रेटजी है। एक है प्यूनिटिव और एक है प्रिवेंटिव। अब पार्टिसिपेटिव भी आ गया है। तो मैं पहले ये समझाता हूँ। प्यूनिटिव मतलब कि पनिशमेंट, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर पनिशमेंट होगा। उसमें जैसे मैंने पहले बताया क्रिमिनल भी है और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी है। दूसरा है प्रिवेंटिव, और आप जानते हैं हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इन्वेस्टिगेशन जो है आप कितना करोगे, तो इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड ए पॉइंट कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, और ये इन कुछ तरह के करप्शंस के लिए ये सूटेबल है। अब ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह के करप्शन है। तो दो मेजर फॉर्म है करप्शन के। एक है जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड करप्शन, वो बड़ा करप्शन है। वो होता है कोल्यूसिव करप्शन, वो होता है दोनों मिल के करते हैं, दो पार्टी। ये जनरली बिजनेस, बड़े जो करोड़ों में होते हैं डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, वो है। दूसरा है पेटी और रिटेल करप्शन, जो एक्चुअल जनता को डे टू डे उसके जीवन में इफ़ेक्ट करती है। राशन कार्ड हो, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट हो, आपको डिलीवरी जो पब्लिक सर्विसेज हैं, आपको पेंशन मिलना है, आपको जो सरकार प्रोग्राम स्कीम्स चलाती हैं उसमें आपको लेना हो, चाहे मनरेगा हो, कोई भी हो, उसमें फ़ायदा लेना हो तो आपको करप्शन, वो है पेटी करप्शन, जो रिटेल हर लेवल पे होता है। और ये होता है कोअर्सिव करप्शन। कोअर्सिव मतलब इसमें जो पब्लिक सर्वेंट है वो डिमांड करता है, वो लेता है और दूसरे को मजबूरन देना पड़ता है अपना काम कराने के लिए। तो ये दो तरह के हैं। तो इनको एड्रेस करने की स्ट्रेटेजी भी अलग है।
आप पेटी करप्शन में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, उसको आप प्रिवेंशन से ही रोक सकते हो। उसमें आप कितने को पीछे इन्वेस्टिगेट करोगे। इन्वेस्टिगेशन बड़े केसेस में होता है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एक्सपर्टाइज लगता है। और इसके निवारण का अब हमारे पास एक बहुत बड़ा जो है बून, जो कहते हैं बहुत बड़ा तीर है, वो है टेक्नोलॉजी, लीवरेजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी से सारा कुछ, अब आप देखिए प्रोग्राम्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है लोगों को, कैश। तो अब स्कीम्स में सब ऑनलाइन है। अब सारे पासपोर्ट देखिए 2012 से अब पूरा ऑनलाइन हो गया। पहले उसमें क्या क्या लोगों को पापड़ बेलने पड़ते थे एक पासपोर्ट लेने के लिए। उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस, आज की डेट में सारा चीज़ ऑनलाइन होने की वजह से ट्रांसपेरेंट हो गया है और ये लोगों को करप्शन का भी कम सामना करना पड़ रहा है। उसका मूल कारण ये है कि करप्शन कब होता है? जब होता है जब पब्लिक सर्वेंट और जनता आमने सामने आते हैं। टेक्नोलॉजी जो है ये पर्सनल इंटरेक्शन को ख़त्म कर देता है। तो आप ऑनलाइन में भरिए, दूसरा नहीं जानता आप कौन है क्या है, आप मिलेंगे तभी करप्शन की बात होगी। तो यहाँ ये इम्पर्सनल पूरा है। सेकेंडली ट्रांसपेरेंट है, सब देख सकते हैं। क्यों है? पहले ये होता था कि मेरा बिल पहले पास हो जाए या मेरा नंबर पहले आ जाए, उसके लिए लोग पैसा देते थे। अब ट्रांसपेरेंट है, अब वो सिस्टम में क्यू ब्रेक नहीं कर सकते आप। क्यू ब्रेक करेंगे, एक ठेकेदार जो पीछे है उसका बिल अगर पहले पास हो गया तो बाकी लोग सब देख रहे हैं, सब पकड़ लेंगे। मॉनिटरिंग भी है, डिपार्टमेंट खुद पकड़ लेगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत बड़ा समाधान है। तो ये दो तरीके हैं ये। और तीसरा, जैसे मैंने बताया, मैं आपको ये चित्र दिखाता हूँ, ये केंद्रीय सतर्कता आयोग में है। मैंने बनाया था 2014 में, जब गोल्डन जुबली हुआ था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, और वहाँ पे ये म्यूरल लगा है। इसमें आप देखेंगे तो ये तीनों स्ट्रैटेजी है जो फाइटिंग करप्शन का है। इसमें आप देखेंगे प्यूनिटिव, जो ये तलवार लेके खड़ा है, ये जो आप देख रहे हैं ये है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो ब्लू रंग में देख रहे हैं, और जो हाथ में तलवार है ये प्यूनिटिव है। और जो दूसरे हाथ में आप देख रहे हैं दिया है, जो लैंटेन है, लैंप है, वो पारदर्शिता है और प्रिवेंशन है। और तीसरे हाथ में आप देखेंगे इधर वो जनता के साथ हाथ मिला रहे हैं, वो पार्टिसिपेटिव है। ये पार्टिसिपेटिव नया कॉन्सेप्ट आया इसलिए क्योंकि आप करप्शन जो है, जैसे मैंने बताया, ये कोल्यूसिव है, दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। तो बिजनेस है, जनता है, और एक तरफ पब्लिक सर्वेंट है। तो इसलिए जब तक ये सब नहीं मिलेंगे, इंटीग्रेटेड 360 डिग्री अप्रोच और सबके मेल जोल से करप्शन जब तक मिलेंगे नहीं, करप्शन नहीं फाइट हो सकता। तो इसीलिए पार्टिसिपेटिव विजिलेंस ज़रूरी है। और आपने देखा होगा हर साल 2012 के बाद से केंद्रीय सतर्कता आयोग इस पे जोर देता आया है, पार्टिसिपेटिव विजिलेंस पे। और बल्कि ये जो हमारा साक्षात्कार हो रहा है ये भी उसी का पार्ट है कि पार्टिसिपेटिव हो, जनता सब पार्टिसिपेट करे। आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये है पार्टिसिपेटिव विजिलेंस का। ये 3 तरीके हैं जिससे हम इससे निजात पा सकें भ्रष्टाचार से। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों के सामने जो चित्रण किया है प्रिवेंटिव, प्यूनिटिव और पार्टिसिपेटिव का, वो बहुत ही सुंदर है हम सभी के लिए। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष मैं अभी रखना चाहूँगी कि जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव या इन्वेस्टिगेटिंग की, तो हम लोगों ने ये देखा है कि लोग अक्सर ऑडिट और विजिलेंस के नाम पर, ख़ासतौर से एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा है कि उसकी वजह से डिलेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग काम नहीं करना चाहते या फाइल्स रोकना चाहते हैं या उसको अवॉइड करना चाहते हैं एनी हाउ, तो वो लोग उसका सहारा ले लेते हैं ऑडिट और विजिलेंस का। और जो लोग सक्रिय होते हैं, जो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो उनको हमेशा ये तलवार उनके ऊपर लटकी रहती है कि कहीं वो इस तरह के जो मेजर्स होते हैं उनमें ना फंस जाए। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि भी भ्रष्टाचार भी ना हो, उस पर भी हम लोग काम कर सके और उसकी वजह से कोई उसका सहारा लेकर के काम को रोके भी ना? देखिए, भ्रष्टाचार जैसे मैंने बताया प्रिवेंटिव, तो प्रिवेंटिव में सबसे आवश्यक है करप्शन को रोकने के लिए कि सिस्टम में कंट्रोल्स हो, सिस्टम में कोई गैप ना हो जिसमें कि ये करप्शन अलाउ हो। तो उन कंट्रोल्स का मतलब क्या है? रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट। अब राजस्थान में राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट है। तो ये सब बनाए गए। अक्सर क्या होता है, इनको अप्लाई करने में, इनको, और ये जब रूल्स बनते हैं
तो ये रूल्स तो ग्राउंड रियलिटी सामने नहीं होती। जब आप ग्राउंड में जाओगे तो सिचुएशन थोड़ा अलग होता है। तो इसको बोलते हैं इसीलिए रूल्स रेगुलेशंस आर इन ब्लैक एंड वाइट बट द वर्ल्ड इज़ इन ग्रे। तो उसको अप्लीकेशन करने में कभी कभी दिक्कत आती है, या उसको कैसे आप रूल को या तो बेंड करो या तो रूल फॉलो करो तो आपका प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो पाएगा। तो इस तरह से मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है, फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है। एट द सेम टाइम कंट्रोल्स लगाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए ओवरसाइट हो, चाहे एंटी करप्शन हो, ऑडिट हो, इनका भी बैलेंस ज़रूरी है, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी, इनको भी कंट्रोल भी रखना है और ऑब्जेक्टिव्स भी, अपने टारगेट भी अचीव करने हैं, काम भी पूरा करना है, प्रोजेक्ट भी पूरा करना है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। लेकिन जहाँ तक ऊपर की गवर्नमेंट की पॉलिसी है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी हमेशा यही बोलते आए हैं कि ऑनेस्ट मिस्टेक जो है, जो एक्सपेरिमेंटेशन करता है, कभी ऑनेस्ट गलती होती है तो वो कभी उसको जो है उसके लिए वो टॉलरेबल है। जब तक कि कोई मेलाफाइड इंटरेक्शन ना हो, गलतियां तो जब आदमी बढ़ चढ़ के काम करेगा, थोड़ा क्रिएटिव होगा, इनोवेटिव होगा, तभी गलतियां होती हैं। तो ऑनेस्ट जहाँ तक है वो एरर हो सकता है, वो करेक्ट भी हो सकता है। तो ये सब इसीलिए बनाया गया जिससे कि डिसीजन मेकिंग, जो पॉलिसी पैरालिसिस बोलते हैं, या लोगों को ब्यूरोक्रेसी इन जनरल रिस्क अवर्स होती है, रिस्क अवॉइड करते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट ठीक भी है, रिस्क सेंसिटिव होना चाहिए, रिस्क अवर्स नहीं होना चाहिए। रिस्क सेंसिटिव होना अच्छा मैनेजमेंट स्टाइल है, लेकिन एट द सेम टाइम काम नहीं रुकना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट का और विजिलेंस कमीशन का हमेशा ये रहा है, और बाकी भी इंस्टीट्यूशंस का, कि ये जो है ये कोई ऑनेस्ट मिस्टेक्स के लिए पनिश ना हो। तो मुझे लगता है इसमें अगर ये बैलेंस अप्रोच सभी लेके चलें, ओवरसाइट अथॉरिटीज़ एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। इस बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी अगर किसी भी काम का कोई भी डिसीजन हो, उसका अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो तो कोई आप पे कोई आपत्ति नहीं आएगी, या कोई आपको प्रॉब्लम तब होती है, दिक्कत तब होती है जब आपने कोई डिसीजन लिया या एक्शन लिया और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ को या ऑडिट को या किसी को। उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, या जस्टिफिकेशन कोई समझा नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं है, तो क्योंकि जस्टिफिकेशन अगर सही हो तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको बताया, और ख़ास तौर से जो आपने अंत में जो बात कही है कि आपकी इंटेंशन, जो आपकी मंशा है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और राजस्थान के प्रधान महालेखाकार जब ये बात कहते हैं तो वाकई में जितने भी लोग ईमानदारी से, सक्रियता से काम करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ये एक अच्छी बात है। लेकिन सर, इसी से जुड़ी हुई जो एक चीज़ है हमारे यहाँ पे, वो ये है कि जवाबदेही और पारदर्शिता की जो एक बात है, वो सिर्फ एक संकल्प नहीं है, वो एक संस्कृति में आना चाहिए, जैसा आपने अभी कहा है। पर उसी के अपोजिट अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी सेइंग्स हैं कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी कि बहती हुई गंगा में सभी लोग जो हैं वो हाथ धोना चाहते हैं, और जिनको मौका नहीं मिलता है सिर्फ वही लोग ईमानदारी की बात करते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आजकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी हो या गुड गवर्नेंस हो, करप्शन अल्टीमेटली क्या है? एक मिसकंडक्ट है, एक ह्यूमन बिहेवियर है, और ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी लेजिस्लेटेड। आप अच्छी से अच्छी संस्था बना लीजिए, अच्छे से अच्छे कानून रूल बना लीजिए, अगर बिहेवियर ट्यून्ड नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए बिहेवियर, एटीट्यूड, कल्चर, एथिकल कल्चर, इनको चेंज करने की ज़रूरत है। और कॉन्फ्यूशियस ने कहा है, कॉन्फ्यूशियस क्या, हमारे भी सारे महान ज्ञानियों ने और हमारे पूर्वजों ने सब कहा है कि भाई कोई भी चीज़ हो, कैच देम यंग। तो अगर एथिकल कल्चर लाना है तो घर से शुरू होता है। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम होम एंड स्टार्ट फ्रॉम एजुकेशन, फ्रॉम स्कूल, क्योंकि बचपन से आता है ये कि ये कल्चर है, ये संस्कार है जो बचपन से आते हैं कि ये क्यों गलत है वो बताना चाहिए। वो चाहे हम ट्रैफिक रूल फॉलो करें,
ये सब कल्चर से आता है, ये कानून से नहीं बोल सकते। कानून तो ठीक है बताता है कि अगर आप रेड लाइट क्रॉस करोगे चालान होगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर आना चाहिए कि भाई नहीं मुझे करना है। ये बचपन से कल्चर है जो बिल्टअप होगा फैमिली में, घर से और स्कूल से। इसीलिए केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 2013-14 में स्कूल के सिलेबस में एथिक्स के एजुकेशन लाना ज़रूरी समझा है। बल्कि स्कूल में ही नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ हर जगह एथिक्स का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट में एथिक्स एक बहुत बड़ा, बिजनेस एथिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बिजनेस एथिक्स है। कोड ऑफ कंडक्ट्स सारी कंपनियां लाती हैं। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी कोड ऑफ कंडक्ट लेके आया है। ये सब कोड ऑफ कंडक्ट ठीक है, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली जब तक संस्कार और कल्चर जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं आएगा, वर्क कल्चर नहीं बदलेगा, माइंडसेट, वो फिर चेंज होना मुश्किल है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये जैसे कि मैंने बोला ये शुरू से ही होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन है तो जिसको बोलते हैं टोन एट द टॉप के लीडरशिप से, अगर टॉप का लीडरशिप बोल रहा है ज़ीरो, इंडिया का पॉलिसी है ज़ीरो, गवर्नमेंट का पॉलिसी है ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, और टॉप लीडरशिप भी बोलता है करप्शन नहीं होने देंगे हम, तो ये एक टोन एट द टॉप है। तो एक बार आपका पॉलिसी है ज़ीरो टॉलरेंस, इसका मतलब सबको मालूम है ये टॉलरेंस नहीं होगा। तो वो कल्चर डेवलप होना चाहिए थ्रू आउट अगेंस्ट करप्शन। क्योंकि आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी एक्सपोजर रहा है, आपने बहुत सारी इंटरनेशनल एंटी करप्शन एजेंसीज़ के लिए काम किया है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस कल्चर की हम बात कर रहे हैं भारत में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके का माहौल आप देखते हैं, और भारत को अगर देखा जाए तो किस तरीके से आप उन पैमानों पर पाते हैं कि हमारी प्रगति उस मामले में कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं कि भारत जो है वो विश्व शक्ति बनता जा रहा है, हम लोग लीड करेंगे, तो उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि ये दो चीज़ मैं बता दूं, एक तो मैंने जो शुरू में भी बोला, एक बड़ा करप्शन है और एक पेटी रिटेल करप्शन है। तो बहुत सारे विकसित देश और विकासशील देश भी इस पेटी करप्शन को बहुत हद तक कंट्रोल कर चुके हैं। बिग करप्शन भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेन सबका प्रायोरिटी रहा है कि ये जो जनता जो फेस करती है डेली बेसिस पे, उसको कम से कम, उसको ऑलमोस्ट इरेडिकेट कर दिया है। तो ये रहा है। और जहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन की चले, तो वो भी इवॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ भी धीरे धीरे सब इवॉल्व हुए हैं। 1970s तक MNCs कंपनीज़ हैं, ये सब वहाँ खूब सारे बहुत सारे मार्केट एक्सेस के लिए बहुत सारे मेल प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस चलता था। इसलिए 1977 में US में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट आया उसको कंट्रोल करने के लिए। वो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, क्योंकि क्या होता था कि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, ये बाकी देशों में जाके बाकी देश के पब्लिक सर्वेंट्स को करप्ट करके अपना कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे। तो इसको एड्रेस करने के लिए फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस US में आया, वो एक लैंडमार्क था। उसके बाद 90s के दशक में सारे इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे वर्ल्ड बैंक हो, UNDP हो, UNODC हो, सारे ये लोग भी, इन लोगों ने भी देखा कि हमारा जो पैसा जा रहा है दुनिया में डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए और मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ डेवलपमेंट के लिए, उसमें लीकेज बहुत है, करप्शन बहुत हो रहा है। तो ये लोग भी एंटी करप्शन में आ गए और इन लोगों ने भी एंटी करप्शन एफर्ट्स, एंटी करप्शन रूल्स, गाइडलाइंस, प्रोसेसेस चालू किए। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा आया 2000 के आसपास, जो आपने सुना होगा फेमस एनरॉन स्कैंडल हुआ और भी स्कैंडल हुए। तो उसके बाद US में एक एक्ट आया कि कंपनीज़ को कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे एक्ट होगा, और उसमें यह है कि 2000 में जब वो एक्ट आया, उसके कुछ ही महीने में इंडिया में नारायण मूर्ति साहब के हेड में एक कमेटी बना सेबी का ऑन लिस्टिंग ऑफ कंपनीज़, जो कि कंपनीज़ के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बना। तो आप देख लीजिए, विश्व के हम ज़्यादा पीछे नहीं हैं, तुरंत जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड में होता है वो तुरंत यहाँ अडॉप्ट हो जाता है। 2003 में इन सब का पूरे इंटरनेशनल फाइट अगेंस्ट करप्शन के लिए एक स्टैंडर्ड बना, वो है UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जो इंडिया ने 2003 में साइन किया और रेटिफाई किया 2011 में।
तो ये जो है ये इसने सारे देश के लिए एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बनाया कि ये है। बहुत सारे देश में सेपरेट कानून नहीं है फाइटिंग करप्शन, उनके जो रेगुलर कानून है, जो रेगुलर उनका आईपीसी सीआरपीसी है, उसी के थ्रू वो एड्रेस करते हैं। कुछ देशों में, जिसमें कि इंडिया है, स्टार्टिंग से ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक सेपरेट एक्ट बना, कुछ बहुत कम कंट्रीज़ में। फिर यूके ब्राइबरी एक्ट है, यूके का एक अलग ब्राइबरी एक्ट है, 2013 में उसका फिर अमेंडमेंट हुआ। तो हम लोग, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग पीछे नहीं हैं बाकी देशों से। तो ये इस तरह का जर्नी रहा है हमारा। और जहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ इंडिया का स्टार्टिंग से ही हम लोग, सबसे पहले सीबीआई जो बनी है, स्पेशल पुलिस एक्ट 1941 में बना, जब वर्ल्ड वॉर 2 में सप्लाईज़ में करप्शन हो रहा था तब बना है सीबीआई, और जो कि बाद में सीबीआई का रूप ले लिया, लेकिन पहले स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट था। उसके बाद मैंने आपको बताया गांधी जी स्वतंत्रता के पहले ही बोलने लगे, 1935 के बाद जब इलेक्ट होके इंडियन एमपीज़ एमएलएज़ गवर्नमेंट में पदभार संभालने लगे, कार्यभार, तो गांधी जी बोले देखो अभी हम लोग ने स्वाधीनता भी नहीं ली है और मेरे को इनके अगेंस्ट करप्शन के कंप्लेंट्स आने लगे कि भाई भतीजावाद चल रहा है और ये सब निपोटिज़म चल रहा है करके। तो इसलिए तभी हम लोग भी सतर्क थे, इसलिए हमने जैसे बताया कि विजिलेंस डिपार्टमेंट सेटअप किया, विजिलेंस कमीशन सेटअप किया, फिर लोकपाल आया। तो इस तरह से हमारी जर्नी जो है, देश से कोई पीछे नहीं रहे हम आज भी। और G20 हुआ है, अभी G20 का एक एंटी करप्शन फोरम भी है, वो भी है, सक्रिय है सब। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय, सब में इंडिया का रोल है, अहम रोल निभा रहा है। तो इसलिए एंटी करप्शन में हम लोग का, जैसे मैंने बताया, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। दूसरी चीज़, अच्छा अब प्रिवेंशन में क्या क्या चीज़ें हैं। प्रिवेंशन में फ़ाइट करने के लिए ये है, जैसे विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन है, ये भी अभी दुनिया में इवॉल्व कर रहा है, लेकिन हमने भी अडॉप्ट किया हुआ है। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के लिए पब्लिक सर्वेंट्स का एसेट डिक्लेरेशन, और आज की डेट में सारे एसेट डिक्लेरेशन आपका ट्रांसपेरेंट है, पोर्टल है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इंटीग्रिटी वेटिंग है, जिसको हम विजिलेंस क्लियरेंस बोलते हैं, किसी को टॉप पोजीशन में जाना है तो विजिलेंस क्लियरेंस उसका ज़रूरी है। तो ये सब इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो यहाँ भी हमने अडॉप्ट किए हुए हैं और यहाँ भी हम लोग का चल रहा है। चलिए, इससे हम सभी को ये उम्मीद बनी है कि हम लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो पीछे नहीं है बाकी देशों से भी। और अब मेरा अंत में यही सवाल है कि आप आगे की राह किस तरह से देखते हैं? क्या जो हम लोग ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, क्या ये सिर्फ मात्र कल्पना है या फिर साकार किया जाने वाला लक्ष्य हमारे लिए है? तो जैसे तो मैंने ये आपको बताया, ये जर्नी बताया हमने, यही दिखाता है कि हम लोग किस तरह से प्रगति कर रहे हैं एंटी करप्शन में, दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस को तुरंत अडॉप्ट कर रहे हैं। और यहाँ हमने अपने भी सब अडॉप्ट किए हुए हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ने काफ़ी पारदर्शिता लाया हुआ है। फिर हमने बोला आईटी लीवरेजिंग में हम बहुत आगे हैं, और बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स सब कंट्रीज़ में नहीं, जबकि हम लोग हमारा भी एक मॉडल है, उसमें हम लोग उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, डेवलप्ड है। आपको इससे मैं बढ़िया उदाहरण क्या दे सकता हूँ कि रेलवे टिकटिंग आप सोच लो, पहले क्या होता था करप्शन। जब से सबसे पहला रेलवे टिकटिंग में आईटी आया 90 के दशकों में, और उसके बाद देखिए आप पूरा आज की डेट में, तो वो एग्जाम्पल है। तो इसलिए मेरे को ये सब जर्नी पीछे आगे का अगर हम देखेंगे तो हमें अपने अतीत का प्रोग्रेस देखना पड़ेगा। और अतीत का प्रोग्रेस जैसे हमने बताया कहाँ थे और अब कहाँ आ गए। बहुत जगह पे आईटी के वजह से वो इसका समाधान, करप्शन बहुत एड्रेस हो पाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दशकों में हमारे जैसे जैसे संस्थान, लॉज, रेगुलेशंस और विकसित होंगे, टेक्नोलॉजी और विकसित होगी, नए नए हम टूल्स ढूंढेंगे करप्शन का निवारण करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे कम्युनिकेशन से अवेयरनेस पब्लिक का बढ़ेगा, सिटीज़न, करप्शन फाइट करने के लिए सिटीज़न अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के लिए साझा की, और आपने जिस तरीके से अब तक की भारत की जर्नी के बारे में हमें बताया वो वाकई में हम सभी के लिए काफ़ी एनलाइटनिंग है।
और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे की दिशा में हम सभी लोग मिलकर के साथ में जब प्रयास करेंगे, अपने बच्चों के साथ अपने घर से शुरुआत करेंगे, तो वाकई में हम लोग एक मजबूत भारत जिसकी कल्पना करते हैं उसे साकार कर पाएंगे और एक भ्रष्टाचार मुक्त एक समाज जहां पर सभी लोग अपने हितों के लिए एक समान लड़ सकें और एक समान आगे बढ़ सकें, वैसा हम एक समाज जो है वो बना पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।